जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। इसके पहले का वीडियो हम लोग देख लिए थे चोल साम्राज्य पर। चोल वंश को हम लोग पीछे पढ़ लिए। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन? राष्ट्रकूट वंश। अगर चोल साम्राज्य का वीडियो नहीं देखे हैं, चोल वंश का वीडियो पीछे नहीं देखे हैं, तो पीछे चोल वंश का वीडियो देख लीजिए, बहुत ही ठीक ढंग से पढ़ाया गया है। आइए आज राष्ट्रकूट वंश पर चर्चा करना है। राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहले इसका ऐतिहासिक जानकारियां देख लेते हैं कि ऐतिहासिक जानकारियां राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी हम लोगों को कहां कहां से मिलता है और किस किस चीज से मिलता है जानकारी। इसका संस्थापक कौन था, इसका राजधानी शुरू कहाँ था, इस सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके संस्थापक और आगे राजाओं पर जाएंगे। लगभग इसमें 15 राजाओं ने शासन किया था राष्ट्रकूट वंश पर। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं ऐतिहासिक जानकारियां से कि राष्ट्रकूट वंश में का ऐतिहासिक जानकारियां हम लोगों को कहाँ से मिलता है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानने को कहाँ से मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके कुछ जानकारियां के बारे में। इसे ऐतिहासिक जानकारियां में आया था अभिलेखों से जानकारियां। किससे? अभिलेख से जानकारियां। तो कुछ अभिलेख से जानकारी मिला है, कुछ पुस्तक से जानकारी मिला है। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अभिलेखीय जानकारी में एलोरा का जो अभिलेख है, एलोरा का अभिलेख से भी राष्ट्रकूट वंश के बारे में, राष्ट्रकूट शासकों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। जो एलोरा का अभिलेख था उससे दंती दुर्ग का जो अभिलेख था उससे भी हम लोग को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और सामंतगढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख? सामंतगढ़ अभिलेख से भी राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी मिलता है। और बड़ोदरा अभिलेख, कौन सा अभिलेख? बड़ोदरा अभिलेख से भी राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये तीनों अभिलेख को याद रखना है। ये तीनों अभिलेख जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है यहाँ से कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में कौन सा अभिलेख से जानकारी मिलता है। तो हम लोग को ये तीनों रहेगा, तो तीनों में कोई एक ऑप्शन में कोई एक जरूर रहेगा, तो उसको टिक आउट करना है। अगर रहेगा कि एलोरा का अभिलेख, उससे भी राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी मिलता है। सामंतगढ़ अभिलेख, उससे भी राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी मिलता है। और बड़ोदरा अभिलेख, कौन सा अभिलेख? बड़ोदरा अभिलेख से भी राष्ट्रकूट के बारे में जानकारियां मिलता है। उसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत। कुछ किताब से भी, कुछ साहित्य से भी राष्ट्रकूट वंश के बारे में पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश कैसा था, कितने राजाओं ने उस पर शासन किया, कौन सा राजा कब शासक बना, कौन क्या कार्य किया, वो सारे जानकारियां जो है कुछ साहित्य से भी हम लोगों को मिलता है। तो आइए उस साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस एक भी टॉपिक को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। देखे होंगे पीछे जिस तरह से हम लोग पल्लव, चोल सारे राजाओं को पढ़ते आए हैं, एकदम सारे राजाओं को एकदम डिटेल से पढ़ते आए हैं। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उसको एक भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़े हैं। तो उसी प्रकार हम लोग राष्ट्रकूट में भी पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रकूट वंश में 15 राजा, कितना? 15 राजाओं ने शासन किया था। तो 15 राजा को बारी बारी से पढ़ेंगे और इतना ठीक ढंग से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन छूट न पाए बीपीएससी तक। तो आइए कुछ साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि किस किस किताब से, किस किस पुस्तक से हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। तो देखिए कवि राजमार्ग पुस्तक है, उसका लेखक कौन? अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष। इस पुस्तक से भी हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। अब प्रश्नोत्तर मालिका, क्या? प्रश्नोत्तर मालिका से भी हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। अमोघ वृद्धि, क्या? अमोघ वृद्धि से भी हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। देखिए शांति पुराण, किससे? शांति पुराण जो कौन के द्वारा लिखा गया था, शांति पुराण से भी हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। और आदि पुराण, क्या? आदि पुराण जो जिन सेन का जो आदि पुराण है उससे भी हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। तो एक और है गणित सार संग्रह, क्या? गणित सार संग्रह जो है, जो महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था, तो उससे भी हम लोगों को
राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो देखिए 5-6 गो जो बुक है, जो 5-6 गो किताब है, 5-6 गो शास्त्र है, इसको याद हम लोगों को रखना है। और ये 6 शास्त्र से अगर क्वेश्चन एग्जाम में उठाएगा भी तो यही 6 पुस्तक से उठावेगा क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई पुस्तक से क्वेश्चन नहीं उठावेगा। तो ये 6 किताब कौन कौन है? कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर मालिका, अमोघ वृद्धि, शांति पुराण और आदि पुराण और गणित सार संग्रह। ये 6 पुस्तक से हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। आइए एक बार फिर से ऐतिहासिक स्रोत को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी हम लोगों को कुछ अभिलेखीय और कुछ साहित्यिक स्रोत से हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिला है। तो अभिलेखीय में कौन कौन सा अभिलेख से हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिला है? तो अभिलेख में देखिए एलोरा का अभिलेख जो दंती दुर्ग का था, और सामंतगढ़ का अभिलेख, और बड़ोदरा का अभिलेख। बड़ोदरा का अभिलेख जो है कृष्ण फर्स्ट का था। किसका? कृष्ण फर्स्ट का था। निर्माणकर्ता उसका था, निर्माणकर्ता था कृष्ण फर्स्ट। कौन? कृष्ण फर्स्ट जो था, कृष्ण प्रथम जो था, वही इसका निर्माण किया था। तो बड़ोदरा का अभिलेख, एलोरा का अभिलेख और सामंतगढ़ का अभिलेख से हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में देखिएगा कौन कौन? कवि राजमार्ग, प्रश्न उत्तर मालिका, अमोघ वृद्धि और शांति पुराण, आदि पुराण और गणित सार संग्रह से हम लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। तो शांति पुराण कौन के द्वारा लिखा गया था? आदि पुराण जिनसेन, जो जिनसेन का आदि पुराण था, उससे भी राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और महावीराचार्य का जो गणित सार संग्रह था, उससे भी राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारियां मिलता है कि राष्ट्रकूट वंश पर कौन कौन सा राजा शासन किया, कब से कब तक कौन शासन किया, और उसमें विख्यात कार्य क्या क्या हुआ, वो सारे बातों पर जानकारियां गणित सार संग्रह जो महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया है, उससे हम लोगों को जानकारियां मिलता है। आइए देख लेते हैं राष्ट्रकूट जो वंश था उसका राजकीय भाषा क्या था। तो राष्ट्रकूट वंश का राजकीय भाषा कन्नड़ था। क्या? कन्नड़ एवं संस्कृत था। 2 गो राष्ट्रकूट वंश का राजकीय भाषा था, कन्नड़ भी था और संस्कृत भी था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट वंश का राजकीय भाषा क्या था? राजकीय भाषा क्या था? तो भाषा था कन्नड़ और संस्कृत। पूछेगा क्वेश्चन कि राजकीय भाषा क्या था राष्ट्रकूट वंश का? तो कन्नड़ और संस्कृत हम लोगों को टिक आउट करना है। अब टोटल कितने राजाओं ने शासन किया राष्ट्रकूट वंश पर? तो टोटल 15 राजाओं ने राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया। और हम लोग अब बारी बारी से सारे राजाओं को पढ़ेंगे उसके कि राष्ट्रकूट वंश पर कौन कौन सा राजा शासन किया, कौन कौन सा युद्ध किया, उसका शासन काल क्या था और किसका पुत्र। जहां जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा हम लोग सारे क्वेश्चन को टॉकल करते हुए चलेंगे। तो देखिए आगे आते हैं हम लोग दंती दुर्ग पर। किस पे? दंती दुर्ग पर। और दंती दुर्ग को संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक। तो देखिए कब से कब तक की शासन किया? तो 736 से लेकर के 756 ईस्वी तक। मगर इसके ऊपर मतभेद है। कहीं कहीं आप लोगों को 733 मिलेगा, चाहे 32 मिलेगा, और 753 तक मिलेगा। कहा? 753 तक मिलेगा। तो इसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, इसको सिर्फ याद रखना है। 736 और 756 याद रखिए, ये बेस्ट है, इसको याद रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी तो इससे बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर देगा ईस्वी, तो इसको याद रखना है। 736 से 756 ईस्वी तक। ये कितने साल हो गया? 20 साल लगभग शासन किया। कितने वर्ष? 20 वर्ष शासन किया दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और ये अपने राजधानी को कहाँ बनाया? तो दंती दुर्ग जो है अपने राजधानी को मयूरखीरी बनाया। कहाँ? मयूरखीरी जो है अपने राजधानी को बनाया। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, वो अपने राजधानी को मयूरखीरी बनाया। कहाँ? मयूरखीरी बनाया। और उपाधि क्या क्या लिया?
तो देखिए परम भट्टारक, क्या परम भट्टारक परमेश्वर, देखिए परम भट्टारक परमेश्वर और महाराजाधिराज, क्या महाराजाधिराज, ये 3 उपाधियां लिया कौन, दंती दुर्ग, कौन दंती दुर्ग जो है ये 3 उपाधियां लिया, परम भट्टारक परमेश्वर और महाराजा धीराज। पूछेगा क्वेश्चन कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया, तो दंती दुर्ग भी महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, क्या दंती दुर्ग था जो महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। उसके बाद आते हैं कि चालुक्य के जो बतापी वंश का, चालुक्य के बतापी वंश का राजा था कीर्तिवर्मन के, कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। कौन पराजित किया था, दंती दुर्ग। ये नहीं कि दंती दुर्ग ने नहीं, कीर्तिवर्मन ने नहीं पराजित किया था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग पराजित किया था कीर्तिवर्मन को। अब कीर्तिवर्मन कौन था, तो चालुक्य के बतापी वंश के राजा था। किसको, चालुक्य के बतापी वंश का राजा था दंती दुर्ग, उसको कीर्तिवर्मन, उसको पराजित किया था कौन, दंती दुर्ग पराजित किया था। और दंती दुर्ग ने एक यज्ञ भी करवाया, क्या एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या था, तो हिरण गर्भ यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ, हिरण गर्भ यज्ञ करवाया था दंती दुर्ग, और उसको महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा अगर क्वेश्चन कि महादान यज्ञ किसने करवाया, तो दंती दुर्ग ने करवाया। और महादान यज्ञ को हिरण गर्भ यज्ञ के नाम से जाना जाता है। असली में नाम हिरण गर्भ यज्ञ ही है, मगर उसको महादान यज्ञ कहा जाता है, क्या महादान यज्ञ कहा जाता है। आइए एक बार दंती दुर्ग को फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए दंती दुर्ग, दंती दुर्ग का सबसे पहले शासन कब से कब तक करता है, इसको बारे में जानकारियां देखते हैं। तो दंती दुर्ग का शासन 736 से 756 याद रखना है। इसको हालांकि कहीं कहीं 3-4 पुस्तक में हमने देखा कि 3-4 डेट दिया हुआ है, 732 से 753 भी मिलेगा, 733 से 754 भी मिलेगा, तो इस पे ध्यान नहीं रखना है। 736 से 756 20 वर्ष याद रखना है। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो डिस्टेंस बहुत दूर दूर देगा, एकदम 36 से 56 याद रखिए, एकदम काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि राजधानी, राजधानी कहाँ बनाया दंती दुर्ग, तो मयूरखीरी को अपने राजधानी बनाया था दंती दुर्ग। स्थापना किया था राष्ट्रकूट वंश का और अपने राजधानी को मयूरखीरी बनाया। कहाँ, मयूरखीरी बनाया। और उपाधि क्या किया गया था, परम भट्टारक, क्या परम भट्टारक की उपाधि दंती दुर्ग लिया, परमेश्वर की उपाधि भी दंती दुर्ग लिया, और महाराजाधिराज की उपाधि भी दंती दुर्ग लिया था। उसके बाद जो है चालुक्य के बतापी राजा था एक, जिसका नाम था कीर्तिवर्मन, क्या कीर्तिवर्मन नाम था। उसको पर क्या करता है कि चढ़ाई करता है और उसको पराजित कर देता है। बतापी के चालुक्य वंश का जो राजा था, बतापी के चालुक्य वंश का राजा कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन पर दंती दुर्ग चढ़ाई करता है और उसको पराजित कर देता है। कीर्तिवर्मन को पराजित करता है दंती दुर्ग, और उसके बाद फिर एक यज्ञ करवाता है, क्या एक यज्ञ करवाता है। उस यज्ञ का नाम होता है हिरण गर्भ यज्ञ, क्या हिरण गर्भ यज्ञ नाम रहता है। और उसको महादान यज्ञ भी कहा जाता है, क्या महादान यज्ञ भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। अपना वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और परिवार को बढ़ाएं। आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।